दोस्तों, क्या आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं? क्या आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या व्हाट्सएप पे पर हर महीने हजारों या लाखों रुपए का लेन देन होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके ये यूपीआई ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे देखता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2026 में आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर आपको नोटिस आ सकता है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, यूपीआई का ज़माना है। अब तो हालात ये हैं कि गोल गप्पे वाले भैया भी 10 रुपए के लिए क्यूआर कोड दिखा देते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि भैया क्यूआर कहाँ है, लेकिन हम ये पूछना भूल जाते हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट को हमारा क्यूआर कितना साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 2026 का कैलेंडर ईयर शुरू हो चुका है। ये एआई का दौर है, डेटा का दौर है, और अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स आपसे पीछे चल रहा है तो सच्चाई ये है कि सिस्टम आपसे 4 कदम आगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, जिसे हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे और दूसरी दर्जनों ऐप्स के नाम से जानते हैं। ये ऐप्स आपको सुविधा देते हैं, कैशबैक देते हैं, लेकिन कई मामलों में यही ऐप्स आपको नोटिस की तरफ भी ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि यूपीआई की लिमिट क्या है, इनकम टैक्स नोटिस कब आ सकता है, जीएसटी नोटिस कैसे ट्रिगर होता है, आईटीआर कब भरना जरूरी हो जाता है और कौन सी छोटी सी गलती आपको सालों बाद भी बड़ी परेशानी में डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, यूपीआई को समझने से पहले कैश ट्रांजैक्शन को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब कैश और यूपीआई आपस में मिक्स होते हैं तब नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश जमा होता है या फिर 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश निकाला जाता है तो बैंक को ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ही पड़ती है। इसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल होता है तो वो भी पूरी तरह रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का क्या सीन है। दोस्तों, आज की तारीख में सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने आप में रिपोर्टेबल नहीं है, यानी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम सीधे आपकी डिटेल इनकम टैक्स को ऑटोमेटिकली नहीं भेजते। दोस्तों, आज की तारीख में सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने आप में रिपोर्टेबल नहीं है, यानी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम सीधे आपकी डिटेल इनकम टैक्स विभाग को ऑटोमेटिकली नहीं भेजते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेफ हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133(6) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी यूपीआई कंपनी या पेमेंट एग्रीगेटर को नोटिस भेजकर पूरा डेटा मांग सकता है। और दोस्तों, ऐसा हो भी रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने फोन पे, पेटीएम, रेजर पे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर से साल 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 तक का पूरा डेटा मंगाया है। और जहां जहां 40 लाख रुपए से ज़्यादा की यूपीआई रिसीविंग मिली, वहां जीएसटी नोटिस भेजे गए। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि यूपीआई दिख रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप उस पैसे को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने किसी दोस्त को लोन दिया और वही पैसा वापस आया, अगर आपने किसी का खर्च किया और उसने आपको यूपीआई में पैसा लौटा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं और आपके सेविंग अकाउंट में रोज 30-40 यूपीआई एंट्री आ रही हैं, तो बैंक सबसे पहले अलर्ट होगा और कई मामलों में आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए नहीं होता। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट जरूरी होता है। अब जीएसटी की लिमिट समझिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे सीए, वकील, इंजीनियर या कंसल्टेंट, तो 20 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। अगर आप सामान बेचते हैं तो 40 लाख रुपए की सेल के बाद जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। कुछ राज्यों में ये लिमिट और भी कम है। अब बात करते हैं आईटीआर की। अगर आपकी कुल इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी 12 लाख रुपए तक जीरो क्यों ना हो। अगर आपकी यूपीआई से 20 लाख रुपए की एंट्री आई है और आपका असली प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख है, तब भी आईटीआर भरना सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। आईटीआर 4 में ऑनलाइन और डिजिटल सेल पर कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है, और जैसे ही आप आईटीआर फाइल कर देते हैं
आपके ट्रांजैक्शन कागजों में जस्टिफाई हो जाते हैं। अब दोस्तों, कमीशन बेसिस वाले काम को भी समझ लीजिए। अगर किसी ने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए यूपीआई डाले, आपने उसे कैश दिया और आपने सिर्फ 100 रुपए कमीशन रखा, तो पूरे 10,000 आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। आपकी इनकम सिर्फ वही 100 रुपए होगी। लेकिन इसके लिए सही रिकॉर्ड रखना बेहद ज़रूरी है। बिना रिकॉर्ड, बिना सही अकाउंट और बिना लाइसेंस के ऐसे लेन देन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब एफडी और क्रेडिट कार्ड के नियम भी जान लीजिए। एफडी पर तय लिमिट से ज़्यादा ब्याज होने पर टीडीएस कटता है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग लिमिट है। एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा एफडी या 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बिल दोनों ही रिपोर्टेबल होते हैं। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने बड़े लेन देन किए लेकिन समय पर आईटीआर नहीं भरा, तो सेक्शन 148 के तहत 4 साल बाद भी नोटिस आ सकता है। और अगर मामला 50 लाख रुपए से ऊपर का हुआ तो 6 साल के बाद भी नोटिस भेजा जा सकता है और तब जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि रिकॉर्ड रखें, अननेसेसरी लेन देन से बचें, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें, जीएसटी और आईटीआर की लिमिट को समझें और समय पर रिटर्न फाइल करें। अगर आपने ये सब सही तरीके से किया तो इनकम टैक्स हो या जीएसटी, कोई भी डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं कर सकता।